स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कल जो आपका जियोग्राफी का पेपर आने वाला है भूगोल का। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं, जबकि कल के 2025 के जियोग्राफी के 24 फरवरी के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और जितना क्वेश्चन दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा तभी आप लोग एग्जाम में तहलका मचा पाइएगा। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है आप सभी का, मैं बता दूं कि आपका जो है जियोग्राफी है जो सब्जेक्ट, इसका प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का। ठीक है, और आप सभी का 70 नंबर का थ्योरी पेपर होता है। तो 70 नंबर का जो थ्योरी पेपर होगा इसमें आपका 25 नंबर का एमसीक्यू होगा और आपका 45 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो अभी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपका 26 नंबर से स्टार्ट है। और सबसे पहला जो प्रश्न है आपसे पूछता है कि संभववाद क्या है। ठीक है, और यहाँ पर आपको टोटल 9 क्वेश्चन दिया जाएगा वेरी शॉर्ट में, जिसमें दोस्तों आपको 7 गो का जवाब देना है। ठीक है, चलिए तो संभववाद का मतलब क्या होता है, तो लिखना कि संभववाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। संभववाद क्या, तो संभववाद दोस्तों एक प्रकार का अपने मनुष्य में जो पर्यावरण है ना इसको परिवर्तन करने में समर्थ होता है, इसी को हम लोग संभववाद कहते हैं। मतलब संभव मतलब संभव, किसी चीज का संभव होना। ठीक है, चलिए 27 में जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा लिखिए। जनसंख्या वृद्धि मतलब कि जनसंख्या जो है वृद्धि जो है रहा है, इसका आपको किस प्रकार से आप लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ाने को कहते हैं। कि आपको पता है कि जनसंख्या वृद्धि किसको बढ़ेगा, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या हो कि जनसंख्या की क्या हो तो वृद्धि हो। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि, उसी को जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब इस प्रकार से आंसर को लिखना है। 28 गहन कृषि किसे कहते हैं, गहन कृषि किसे कहेंगे, तो गहन कृषि या सघन कृषि, सघन मतलब भी वही होता है आपका गहन। ठीक है, डीप जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, मतलब कि गहन कृषि कहाँ होता है ना कि जहां पर भूमि पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है उस क्षेत्र में कृषि खेती की जाती है, उसी को हम लोग गहन कृषि या फिर सघन कृषि कहते हैं। फिर देखिए विनिर्माण उद्योग से क्या समझते हैं, विनिर्माण शब्द ही आपको पता चल रहा है कि फिर से निर्माण करना। ठीक है, फिर से क्या करना, निर्माण करना, किसी भी वस्तु को नेक्स्ट ढांचा में डालना। ठीक है, इसी को विनिर्माण कहते हैं। देखिए कच्चे पदार्थ का मूल्यवान उत्पादक में, ठीक है, परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। तो इस प्रकार से आंसर को लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन दोस्तों कि पल्ली बस्तियां किसे कहते हैं, पल्ली बस्तियां कौन सी बस्तियां को कहते हैं, तो पल्ली बस्तियों से अभिप्राय उन बस्तियां से है जो भौतिक रूप से अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है। ठीक है, पल्ली बस्तियां क्या है, भौतिक रूप से अलग अलग इकाइयां, मान चलिए 5 गो इकाइयां है पल्ली बस्तियां का, तो पांचों अलग अलग जो है इलाका में ये बढ़ जाए, इसको पल्ली बस्तियां कहते हैं। और उन सभी इकाइयों का एक ही नाम, एक ही रास्ता होता है। ठीक है, क्या होता है, जाने का रास्ता एक ही होता है, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे। ठीक है, चलिए शतपोषणीय विकास क्या, शतपोषणीय विकास या आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन तथा जीवन में पर्यावरण किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य पीढ़ियों दोनों के जीवन की गुणवत्ता का बनाए रखना है। किसको कहते हैं, शतपोषणीय। सत मतलब कि आने वाले पीढ़ी को। ठीक है, शतपोषणीय मतलब कि आने वाली पीढ़ी को। एक एक शब्द अगर आप दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, एक शब्द, ठीक है, तो इससे आप लोग, मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोग 2 से 3 लाइन जरूर से लिख दीजिएगा, इसलिए आप लोग गौर कीजिएगा जो बोल रहा हूं उसको। ऋतु प्रवाह क्या है, तो ऋतु प्रवास क्या होता है, तो ऋतु प्रवास एक प्रकार का पशुचारण या फिर खाना बदोश होता है जो दोस्तों निश्चित गर्मी और सर्दियों के चारागाह के बीच पशुसंवर्धन और मौसमी की क्या करता है, आवाजाही होती है, इसी को हम लोग ऋतु प्रवास कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन से कि व्यापार संतुलन से क्या समझते हैं, व्यापार संतुलन मतलब क्या, संतुलन मतलब कि बराबर। ठीक है, व्यापार में बराबर करना मतलब क्या, बराबर करना, तो निर्यात और आयात को अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं कि कितना आप लोग खर्चा किए, ठीक है, और कितना उससे कमाए, इसी के अंतर को, ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे, तो व्यापार का संतुलन कहेंगे। तो इस प्रकार से लिखिएगा। फिर कहता है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया कौन से प्रदूषण मुख्य रूप से उत्पन्न होती है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया दोस्तों कौन सा प्रदूषण मुख्य रूप से उत्पन्न होता है, तो कल कारखाने से क्या क्या उत्पन्न होता है प्रदूषण, आप लोग नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति में कोयला सहित जीवाश्म ईंधन के उपयोग में वृद्धि देखी गई है। कोयला जलाने से पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस बनती है जो गर्मी को रोक सकती है और वैश्विक
जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है। तो इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। इसका देखिएगा तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आपको टोटल यहाँ पर 9 गो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट रहेगा, 7 गो का जवाब देना है। पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, तो 7 नंबर आपको इसमें मिलेगा। फिर आप आगे जाइए तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपको 35 नंबर से स्टार्ट होगा। टोटल 8 गो पूछेगा, 6 गो का जवाब देना है आप सभी को, और 18 नंबर आपको मिलेगा। इसमें 2 नंबर या प्रश्न नहीं रहता, ठीक है। 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। चलिए, प्रकृति का नवमानवीकरण को स्पष्ट कीजिए कि प्रकृति के मानवीकरण की व्याख्या का अर्थ है उसमें प्रकृति मनुष्य से डरता या उस पर निर्भय नहीं रहता, बल्कि मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र रहता है और उसमें अपने अनुसार बदलाव कर सकता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति मानवीकरण, यानी कि मानव अपने अनुसार से जो भी प्रकृति को बदलाव कर सकता है स्वतंत्र रूप से, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। जल परिवहन के 3 गो लाभ बताना कि जल परिवहन, जल के रास्ते से अगर आप लोग जाते हैं तो मतलब जल परिवहन, जो जल का जो भी आपका परिवहन होता है जल वाला, ठीक है, इससे क्या आपका लाभ है। तो जल परिवहन में एक साथ अधिक माल ढोया जा सकता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा जो शिप होता है एक एक बार में कम से कम 10-10 हजार कंटेनर को लाद लेता है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा होता है। जल परिवहन के रख रखाव में बहुत कम खर्च होते हैं। जल परिवहन यातायात का सस्ता माध्यम है, ठीक है। क्या है, सस्ता माध्यम है। चलिए, आकार के आधार पर, ठीक है, और जितना सारा दोस्तों आपका व्यापार होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो आपका जल परिवहन के माध्यम से ही होता है, ठीक है। इसका अर्थ कहता है कि आकार के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, किन्हीं एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आकार के आधार पर उद्योग को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, कुटीर या घरेलू उद्योग, ठीक है, या उद्योग जो है छोटे पैमाने पर किए जाने वाले उद्योग है, जो कि आपके घर में लाई जाती है, ठीक है। चलिए, अर्थ ग्रामीण बस्तियां के मुख्य समस्या क्या है, यानी कि गांव में जो बस्ती होती है इसका कौन कौन सा प्रॉब्लम होती है। तो पेयजल का अभाव, पहला तो आपको जानते हैं कि संसार के अधिकतर गांव में पेयजल की गंभीर समस्या है। बच्चा, महिला जो भी है, कई जो है किलोमीटर दूर पानी लाना पड़ता है। रेगिस्तान और पर्वतीय भागों में पेयजल की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। तो ग्रामीण बस्तियों से दोस्तों आप लोग खुद से भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। शुष्क और आर्द्र कृषि में क्या अंतर है। देखिए, शुष्क कृषि की फसल के लिए सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। शुष्क कृषि की फसल के लिए क्या होती है, सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। आर्द्र कृषि में फसलों की जरूरत से अधिक जल व वर्षा के आवश्यक क्या होती है। तो इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं कि शुष्क और आर्द्र कृषि में क्या क्या अंतर होती है। पवन ऊर्जा के बारे में बताना, पवन ऊर्जा क्या होता है। तो बहती वायु से उत्पन्न की गई, ठीक है, बहती वायु से उत्पन्न की गई पवन को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा है। स्रोत है पवन ऊर्जा के लिए आपका हवादार जगहों पर पवन चक्किया को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और इसी को पवन ऊर्जा कहते हैं, जिससे आपको बिजली भी मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग इसका आंसर को लिखिएगा। इसका बाद खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधक का उद्देश्य आवश्यक क्या। खनिज का संरक्षण मतलब रख रखाव और इस पर रोक लगाना है, ठीक है। क्यों आवश्यक है, तो खनिज के बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, जिससे तेजी से हम खनिज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तुलना में खनिज का पुनर्रूपण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसलिए खनिज जो संसाधन सीमित है और अनवीकरणीय योग्य है, इसलिए खनिज का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब आपका है कि जल अथवा मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव को दीजिए। तो मृदा प्रदूषण को निम्नलिखित विधियों से दूर किया जा सकता है। पहला, ठोस तथा अनुपयोगी पदार्थ जैसे कि लोहा, कॉपर, कांच, पॉलीथीन इत्यादि की मिट्टी नहीं दफनाना चाहिए। रासायनिक खाद, कीटनाशक को कम करके आप लोग जल और मृदा का प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठोस व्यर्थ को, ठीक है, पिघला करके गाय के गोबर, मनुष्य व मल त्याग से बायोगैस बना करके जोड़ देना, ठीक है। इस सब से आप लोग क्या करते हैं, जल और मृदा के जो भी प्रदूषण होता है इसको आप लोग रोकथाम कर सकते हैं। इसका दोस्तों लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी का देख सकते हैं। 4 का प्रश्न का जवाब देना, टोटल 6 प्रश्न पूछेगा, 1 प्रश्न आपका मैप से संबंधित प्रश्न रहेगा। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हो, ऊपर वाला क्वेश्चन से इनके घटक की विस्तृत व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ने को कहते हैं। आगे भी इसकी जनसंख्या बढ़ाव की उम्मीद है और अंदाज लगाया जा रहा है कि 2030 के मध्य तक आबादी 8.6 अरब हो जाएगी और 2050 तक 9.8 अरब और 21,000 तक इसके आबादी 11.2 अरब तक हो जाएगी, ठीक है। इसका देखिए, उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए।
उद्योग के अवस्थित अनेक कारकों को प्रभावित कर सकता है। इनमें से कच्चे माल को उपलब्धता, ऊर्जा बाजार, पूंजी, परिवहन, श्रमिक आदि प्रमुख। देखिए ये तो कारक है, हम इसका विवेचना नहीं किया। आप लोग विवेचना कैसे करते हैं? ऊर्जा के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा, बाजार के बारे में, पूंजी के बारे में, परिवहन और श्रमिक, इन सभी के बारे में दोस्तों आप लोग दो दो लाइन को लिख दीजिएगा, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। इतना लिख के ये 5 नंबर देगा नहीं, 1 नंबर देगा, 2 नंबर देगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम यहाँ पर आपको रास्ता दिखाते हैं कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो इस सभी पर आपको दो दो तीन तीन लाइन लिखना है। अब देखिए ग्रामीण और नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं, इसकी विशेषता को बताइए। तो ग्रामीण बस्ती एक ऐसा स्थान होता है जहां मानव समुदाय प्राथमिक गतिविधियां, क्रियाकलाप जैसे कृषि, काष्ठ, कर्तन, खनन आदि में मुख्य रूप से सम्मिलित होती है। जबकि नगर में दोस्तों शहरी बस्तियों में लोग मुख्य रूप से द्वितीय तृतीय गतिविधियां जैसे कि व्यापार और सेवाओं में कार्यरत लगन होते हैं। हम लोग जानते हैं ग्रामीण बस्तियों में लोग बहुत सारे कृषि करता, पशुपालन करता है, ग्राम और आपका शहरी में क्या करता है, तो आप लोग व्यापार वो लोग करता है, ठीक है, सेवा प्रदान करता है। प्रवास क्या होता है, इसके कारण की विवेचना कीजिए। तो प्रवास पर अवसरों के आसमान, ठीक है, वितरण के कारण होता है। लोगों से कम अवसरों और कम सुरक्षा वाले स्थान से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थान की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। बदले में यह प्रभाव के उद्गम के गतवंत, ठीक है, क्षेत्रों के लिए लाभ और हानि का उत्पादन करता है। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्व का सविस्तार बनने के लिए। तो परिवहन एवं संचार संसाधनों के बीच, ठीक है, किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया लगभग असंभव है। देश के अंदर सामानों को एक दूसरे क्षेत्रों में भेजने परिवहन एवं संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव परिवहन के लिए साधन जो है सहारे देश में जो है किसी भी भाग में जाकर के आर्थिक क्रिया समावित कर सकते हैं। और इसके बारे में अभी आपको और लिखना है, ठीक है। इतना लिखेगा, कभी 5 नंबर आपको नहीं देगा, ठीक है। तो आप लोग और 2-4 लाइन जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी दोस्तों मैप का भी जो वीडियो ला देंगे उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहीं से आपका एगो प्रश्न आएगा एग्जाम में। तो इस प्रकार से अभी और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन ला देंगे, तो छोटा छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। अभी और लाएंगे उसको भी देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को लगता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।